हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग एक नया सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये स्पेशली बीपीएससी एई और यूपीपीएससी एई के लिए बेस्ड है और इसमें हम लोग ये एसएससी में भी काम आएगा। तो आज से हम लोग ये एक नया सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीपीएम पट के नाम से जाना जाता है और इसमें सिलेबस बहुत कम है लेकिन इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आइए पहले हम सिलेबस के बारे में इसके देखते हैं। तो इसके सिलेबस में हम लोग जब देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और इसमें नेटवर्क जो कैसे बनता है, क्या बनता है, वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक आता है पर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सीपीएम। फिर ये आता है क्रैशिंग और अपडेट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर डिले हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको फिर से मतलब उसको अपडेट करना पड़ेगा कि वो सही टाइम पे ख़त्म हो। वो सब हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे जब ये टॉपिक आएगा तब। फिर आता है एक इंजीनियरिंग इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक टॉपिक इसमें आता है 6 नंबर पे, मान लीजिए ये इसमें आता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये आपको ये इसी 6 टॉपिक के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा और ये आपको लगभग 6 से 7 क्लास लगेगा और इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको ईएस लेवल का भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लें। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है, तो किसी भी इंजीनियर को कुछ काम दिया जाता है। ठीक है, तो किसी भी इंजीनियर से सिर्फ ये उम्मीद आज के डेट में नहीं रखा जाता है कि वो एक अच्छे नया तरीका से कुछ भी ये काम, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है कि वो प्रोजेक्ट आप कर दें, बल्कि साथ साथ में ये भी लोग उम्मीद रखते हैं इंजीनियर से कि मतलब उसको मतलब फाइनेंशियली भी उसको बताएं कि हाँ कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सब अच्छे से उसके डिटेल, मतलब जो कि आपको सब इंजीनियर से उम्मीद रखते हैं, ये सब चीज़ भी बताएं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख ले कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है तो प्रोजेक्ट का एक अपना, इसमें आपको मैं अगर इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें, इसके मेन किसी भी प्रोजेक्ट का मेन 3 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला कि कोई भी जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपको मिनिमम टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम टाइम में जो भी आपका टाइम एस्टिमेट किया गया है, जो भी आप मतलब कैलकुलेट जो आप किए हैं कि कोई सा भी प्रोजेक्ट है तो आपको इतना इतना टाइम लगने वाला है तो कम से कम मतलब उतना ही टाइम में आपको ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपका दूसरा है कि मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि जितना कम से कम पैसा हमारा इसमें इन्वेस्ट हो और हमारा स्ट्रक्चर जो भी प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो सही से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ तो ये हुआ। और तीसरा क्या इसमें होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्स है, ठीक है, जितना भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है सबको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम जैसे कुछ भी अगर रिसोर्स हम यहाँ पे पहले लिख लें, रिसोर्स में सबसे पहले हम देख लें रिसोर्स क्या क्या चीज़ हो सकता है, पहले ये जानते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये जो थर्ड वाला जो ऑब्जेक्टिव है इसका यूज क्या है या ये क्यों है। ठीक है, तो रिसोर्स में आपका सबसे पहले आ जाएगा मान लीजिए मैन पावर, फिर आ जाएगा आपका कोई भी इक्विपमेंट जो भी आप इसमें यूज कर रहे हैं, जैसे मशीन लिख लीजिए, फिर आ जाएगा आपका मटेरियल्स के बारे में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी स्पेस भी आ जाएगा आपको इसमें, मतलब जो भी चीज़ आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है
वो सारा चीज़ आपका रिसोर्स में आ जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि रिसोर्स अगर मान लीजिए आपके पास जितना रिसोर्स है आप सबको यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 40 लेबर है। ठीक है, 40 वर्कर लोग हैं जो आपके साइट पर या आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको 40 का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ओनली 20 से ही मान लीजिए कर ले रहे हैं। तो 20 जो एक्स्ट्रा लेबर आपका यहाँ पे होगा, ये जो 20 एक्स्ट्रा होगा, तो इसका तो आपको जो भी आप इसको मंथली दे रहे हो या डेली बेसिस पे पैसा जो दे रहे हैं, तो वो चीज़ तो आपका एक्स्ट्रा जाएगा, तो ये तो आपको लॉस कराएगा, मतलब इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए जो है कि जितना आपके पास रिसोर्स है वो सब प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, इसीलिए इसका ये बोला गया है कि आपके पास जितना रिसोर्स अवेलेबल है सबका यूज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम अगर जैसे हमको कहीं एक्सकेवेशन करना है, तो एक्सकेवेशन के लिए जो हम मशीन लाए हैं, मान लीजिए कि अगर हमको आज जैसे 16 तारीख है, तो 16 तारीख से हमको मान लीजिए एक्सकेवेशन किसी भी साइट पे एक्सकेवेशन के लिए हमको 16 तारीख से मशीन चाहिए था। ठीक है, अगर हम मान लीजिए उसको 10 तारीख से ही ला के रखे हुए हैं, तो 10 तारीख से 16 के बीच में जो भी अपना इसका जो रेंट होगा, वो रेंट तो आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा, आप यूज कीजिए या ना कीजिए। तो इस वजह से ये आपका फिर से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम नहीं हो पाएगा, ये फिर से आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर से ये भी लिखा गया है कि मतलब जो भी रिसोर्स है सबको आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो इसका मेन 3 ऑब्जेक्टिव होता है। और इसके बाद इसमें देखते हैं स्टेज के बारे में कि मतलब कैसे कैसे ये जो भी प्रोजेक्ट है अपना कैसे कैसे कंप्लीट होता है। और अगर ये जो आप लोग अगर इसका नोट्स बना रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, या फिर आप थोड़ा स्लो करके या अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट करके, ये तो वीडियो है यूट्यूब पे, आप इसको रोक भी सकते हैं, जैसे करके आप इसका आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके स्टेज के बारे में आते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इसमें भी आपको मेन 3 स्टेज आता है। सबसे पहला स्टेज और सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्लानिंग का। ठीक है, ये जो प्लानिंग है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग अभी अपने घर पे ही आते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग घर का ही डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसका एक प्लान बनाते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या रहेगा, उसका प्रॉपर वे में प्लान बना लिए। उसके बाद फिर हम लोग प्लानिंग किए कि कैसे कैसे करके हमको घर को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्लानिंग का सॉरी। फिर प्लानिंग में ही हम लोग आप प्रोजेक्ट के सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं, सब बताते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लानिंग में हम लोग को जो भी प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या क्या आ जाता है, तो अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, वो मिनिमम टाइम वाला जो था, तो इसमें आप टाइम भी इसमें कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना टाइम लगने वाला है इस प्रोजेक्ट में। फिर हम लोग क्या देखते हैं इसमें, फिर देखते हैं हम लोग कॉस्ट के बारे में देखते हैं कि कितना कॉस्ट इसमें लगने वाला है, ये सब चीज़ के बारे में देखते हैं। फिर हम लोग इसी में हम लोग ये भी करते हैं कि कितना क्या मटेरियल है, क्या आपका रिसोर्स लगने वाला है, सब चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है शेड्यूलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो स्टेज है इसका, शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग में क्या होता है कि आप जो भी आप प्लान कर लिए कि हाँ हमको एक बिल्डिंग बनाना है, तो फिर अब इसमें हम इसका नेक्स्ट स्टेप है शेड्यूलिंग, मतलब शेड्यूल करते हैं कि हाँ किस काम के बाद कौन सा काम होने वाला है। जैसे कि हम मान लीजिए कि जैसे हमको घर बनाना है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वहाँ सॉइल टेस्ट कर लेते हैं, फिर किस टाइप का फाउंडेशन इसको चाहिए, किस टाइप का मिट्टी है, ये सब के बाद हम लोग जो करते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले एक्सकेवेट किए हैं। ठीक है, तो एक्सकेवेट किए हम लोग, मिट्टी निकाले। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर क्या करना है कि हमको उसमें फाउंडेशन डालना है, ठीक है। तो जब फाउंडेशन डालते हैं तो हमको ये सब चीज़ शेड्यूलिंग में पता चलता है कि किस काम के बाद, मतलब किस एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी करना है, और कौन एक्टिविटी पैरेलल में हो सकता है या फिर कौन नहीं हो सकता है, तो वो सब चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूलिंग में हमको ये जो है डिसाइडिंग फेज होता है कि किस रेट से आपका जो एक्टिविटी है कि किस रेट से काम करेगा, मतलब कितना कितना टाइम लगेगा किस किस एक्टिविटी में, ये सब डिटेल आपको शेड्यूलिंग फेज में मिलता है, ठीक है। फिर और ये दोनों जो है आपका, ये दोनों स्टेज आपको कब होता है, कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने से पहले ही ये करते हैं, ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए कोई मतलब प्लानिंग और शेड्यूलिंग, कोई भी प्रोजेक्ट जो है ये सब चीज़ तो स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या था, प्लान सबसे पहले कुछ भी नहीं हुआ है अभी, हम लोग पहले प्लान कर लिए कि हाँ हम लोग को करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, तो ये सब चीज़ हम लोग पहले प्लान कर लिए हैं, मतलब वर्क अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। फिर क्या किए, शेड्यूलिंग में क्या किए कि हम लोग को ये देख लिए किस वर्क के बाद कौन सा काम करना है और किस वर्क में कितना टाइम लगने वाला है, तो ये सब चीज़ हम लोग जाने। तो ये भी चीज़ आया शेड्यूलिंग, तो ये भी कब आया, ये भी इस टाइम में भी अभी अपना प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। और एक लास्ट स्टेप जो आता है जो लास्ट स्टेप आता है ये होता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, ये कंट्रोलिंग क्या है, तो कंट्रोलिंग ये है कि ये स्टेप जो है ये आपका कब होता है, ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद, यानी कि ये बिफोर था तो ये हो जाएगा अब आफ्टर, यानी कंट्रोलिंग जो है आफ्टर होता है, आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो गया है उसके बाद जैसे हम लोग शेड्यूलिंग फेज में हम लोग देख लिए कि जो एक्सकेवेशन का काम था वो 2 दिन लग रहा है। ठीक है, मानते हैं हम लोग कि एक्सकेवेशन में जैसे अगर 2 दिन लग रहा है, कोई जो भी हम लोग को चारों साइड से जो भी फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेट करना है उसमें हम लोग समझे कि 2 दिन लगना है। फिर हम लोग देखें अभी किसी भी कारणवश वहाँ 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, मान लीजिए कि 3 दिन लग गया उसमें हम लोग को। ठीक है, अगर 2 दिन में कंप्लीट होना था, ये ना हो करके 3 दिन लग गया, तो अपना क्या होगा कि प्रोजेक्ट जो है टोटल अगर मान लीजिए 50 डेज का ड्यूरेशन था प्रोजेक्ट का, अगर यहाँ शुरू में ही आपका लेट हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ 1 दिन अगर बढ़ा तो आगे का हर एक काम जो है ये तो 1 दिन बाद से शुरू होगा। फिर क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म ना हो करके 51 डेज में फिर ख़त्म होगा, यानी 1 दिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना इधर लेट होगा उतना हम लोग का कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। ठीक है, क्योंकि क्यों बढ़ेगा कॉस्ट, मान लीजिए हम जैसे जो भी चीज़ रेंट पे लिए हैं तो वो पहले 50 डेज के लिए लिए थे, अब क्या करेंगे हम लोग 51 डेज के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा, तो एक एक दिन का वो सारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब वो क्या कॉस्ट आता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, वो सब हम लोग देखेंगे बाद में, अपना जब टॉपिक के हिसाब से चलेंगे उसके साथ हम लोग वो देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 दिन को हम लोग कम करना चाहेंगे। अब देखेंगे कि कहाँ पर हम इसको कम कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे ये जो लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है लेट, इसको कैसे कंट्रोल करें, तो वो सब चीज़ हम लोग का आता है ये कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इसीलिए अब देखिए, तो जब तक काम शुरू नहीं होगा, जब तक काम में कुछ होगा उसके बाद ही वो लेट होगा, और जब तक लेट होगा उसके बाद ही से ना हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे। तो इसीलिए ये काम जो है, ये कंट्रोलिंग जो है प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब किस किस टेक्निक से हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है गैंट चार्ट या बार चार्ट। या फिर इसी बार चार्ट या इसी को बोलते हैं गैंट चार्ट। इसमें क्या होता है सबसे पहले हम आपको कंटिन्यू एक एक करके बताते ही जाते हैं। बार चार्ट में क्या होता है कि एक बार के शेप में आपका एक
एक बार होता है, इसमें क्या करते हैं कि इसका जो भी, सबसे पहले ये देख लीजिए, इससे पहले बार चार्ट जो है आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो बार चार्ट जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको ग्राफ के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो किस किस चीज़ के बीच में ग्राफ ये बनता है, तो ये ग्राफ बनता है एक्टिविटी वर्सेस टाइम का। यहाँ पर एक्टिविटी रहेगा और यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा, ठीक है। मतलब कौन सा एक्टिविटी है, यहाँ पर एक्टिविटी आपको शो कर देगा। और ये हमेशा देखिएगा आप हॉरिजॉन्टल लाइन होगा ये, ठीक है। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ये जो एक्टिविटी है मतलब किस टाइप का ये लाइन होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पर है आपको, यहाँ पे टाइम आपका डेज में, वीक में, जो भी चीज़ में आप देखिए, डेज में, वीक में, मंथ में, जैसे भी हो, यहाँ पर आपको टाइम दे देगा कि ये एक्टिविटी है, इतना टाइम लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक एक्टिविटी है, उसको लग रहा है 2 सप्ताह, मतलब 2 सप्ताह का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टाइम को हम लोग मान लेते हैं कि वीक में हम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए अब कोई भी एक्टिविटी, मान लीजिए एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी को 2 सप्ताह का टाइम लग रहा है। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, तो ये एक्टिविटी यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। तो ये एक्टिविटी ए जो है आपका 2 सप्ताह लगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा एक्टिविटी है सी, जो इसके बाद शायद काम हो रहा होगा या इससे पहले भी से ही काम हो रहा है, तो यहाँ से इसको मान लीजिए 4 सप्ताह लगा। ये पहला सप्ताह से ही काम इसका शुरू हो गया था, तो यहाँ से 1 से अब 4 तक जाएगा, यानी कि 1 + 4 यहाँ पे 5 हुआ। ये 4 वीक का इसमें काम हुआ, ये एक्टिविटी बी में, ठीक है। मतलब कि ये क्या है कि आपको बता देता है कि मतलब कौन से एक्टिविटी में कितना कितना टाइम लग रहा है, ये चीज़ के बारे में आपको बार चार्ट से पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसको जैसे देखिए, ये आपको एक बार के फॉर्म में होता है। ये जैसे बार मान लीजिए यहाँ पर ये बार है, तो ये जो बार का जो स्टार्टिंग है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग है इसका, स्टार्टिंग जो पोर्शन है इसका, ये क्या आपको बताता है, ये बताता है प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग टाइम, मतलब कि प्रोजेक्ट आपका इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि ये जो बार है आपका, ये बार ही है, तो ये बार का जो है ये वाला पोर्शन बताएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो इसका वर्क हो रहा है, ये वर्क कहाँ पर से शुरू हो रहा है, तो इस पोजीशन से वर्क आपका शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये बताता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से आपका ये वाला वर्क स्टार्ट हो रहा है, और ये जो एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट जो है इसमें देखिए, तो इसमें ये वाला जो एंड पॉइंट है, ये बताता है कि यहाँ पर आ करके आपका प्रोजेक्ट का जो ये वाला वर्क चल रहा था, ये वाला वर्क यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि एंड पॉइंट जो है वो उसका लास्ट बताता है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट का जो ये लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना था, 4 वीक का था। तो ये जो 4 वीक क्या बताया कि ये वाला जो मतलब ये टोटल जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में जो ये पर्टिकुलर वर्क है, ये कितना टाइम ले रहा है, ये आपको 4 वीक का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये जो इसका लेंथ है, लेंथ आपको बताता है कि ये प्रोजेक्ट का ये वर्क का लेंथ, मतलब ये कितना, मतलब ड्यूरेशन बताता है। आप इसको ड्यूरेशन समझिए कि ये आपको प्रोजेक्ट को, ये इस पर्टिकुलर मतलब आपका जो टोटल प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये वाला वर्क आया, इस वाले वर्क को ख़त्म करने में पर्टिकुलर आपका कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो यही आपको बार चार्ट में मिलता है, ठीक है। अब देखिए बार चार्ट में हम लोग देखते हैं इसका कुछ लिमिटेशंस होता है, ठीक है। तो बार चार्ट में लिमिटेशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन इसमें क्या है कि ये आपको नहीं बता पाता है हाँ, देखिए लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं। लिमिटेशंस में है, सबसे पहला लिमिटेशन में देखिए आप
लिमिटेशन में क्या करता है कि ये आपको इसमें है लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, मतलब कि आपको ज़्यादा डिटेल में आपको ये आपके प्रोजेक्ट के बारे में ये नहीं बता पाता है। जैसे कि हम जो यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनाए थे, इधर में टाइम था, इधर में एक्टिविटी था, ठीक है। तो हम बता दिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना, ये इस प्रोजेक्ट का जो ये पर्टिकुलर एक वर्क है ये इतना टाइम ले रहा है, दूसरा वर्क यहाँ से इतना टाइम ले रहा है, तीसरा वर्क यहाँ से मान लीजिए इतना टाइम ले रहा है, चौथा वर्क इसके खत्म होने के बाद स्टार्ट हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। तो ये सब था, ठीक है। लेकिन इसके जैसे मान लीजिए हम एक्सकेवेशन ही कर रहे हैं, तो एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो एक्सकेवेशन में कहाँ तक हुआ, कितना टाइम और लगेगा, जैसे हम आधा कर लिए तो ये सब हमको नहीं पता चल पाता है। तो ये इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन में क्या है कि लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल, ठीक है। दूसरा क्या है लिमिटेशन, दूसरा लिमिट तो सॉरी ये जो आपका लिमिटेशन है, तो इसको हम लोग लिमिटेशन को दूर करने के लिए इसमें कुछ सुधार करते हैं। तो ये क्या सुधार करते हैं, तो इसका जो सुधार करते हैं वो आता है आपका माइल चार्ट। इसमें यूज करते हैं हम लोग माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, ये एक वर्टिकल एरो टाइप का होता है, ठीक है। मतलब जो अभी हम लोग यहाँ पे बार जो देखे थे, बार चार्ट में का ये जो बार था, तो इसमें क्या होता है कि जगह जगह पे एक माइलस्टोन टाइप का ये लगा होता है कि हाँ कहाँ से कोई इसमें का जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का कुछ सब एक्टिविटी जो होगा उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा कौन, ये माइलस्टोन। जहाँ जहाँ पे माइलस्टोन है तो यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर से आपका कुछ एक नया कोई एक छोटा सा सब एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर से कोई एक सब एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके, ठीक है। बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग पर कोई माइलस्टोन हम लोग नहीं लगाते हैं, स्टार्टिंग पे माइलस्टोन नहीं होता है, बस इसके बाद से होता है, एंड पे हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसका दूसरा लिमिटेशन जो है, दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन इसका बोलता है कि रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, मतलब कि प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है, मतलब कितना प्रोजेक्ट, मतलब कितना वर्क इसका हो गया, ठीक है। कोई एक छोटा सा भी सब एक्टिविटी भी देख रहे हैं, जैसे कि हम एक्सकेवेशन ही लिए थे, एक्सकेवेशन में मान लेते हैं कि 1 सप्ताह का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 4 दिन बाद अगर हम देखना चाहें कि मैंने 4 दिन पे कि वो कितना काम हो गया है, कितना बचा है, तो ये चीज़ हमको इससे नहीं पता चलता है बार चार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर बी में जो है कि आपको वो पता। तीसरा लिमिटेशन, इसका तीसरा लिमिटेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन है एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप में क्या है कि ये आपको क्लियर नहीं करता है कि कौन सा एक्टिविटी जो है किस एक्टिविटी के बाद आपको यूज होगा, मतलब कौन सा एक्टिविटी है। मान लीजिए कि एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी इधर बी है, तो ए पहले होगा कि बी पहले होगा, और सी भी मान लीजिए एक और एक्टिविटी सी भी है, तो ये नहीं बताता कि पहले ए होगा उसके बाद बी होगा उसके बाद सी होगा, या फिर पहले ए होगा उसके बाद सी होगा। ये बस बता देता है कि आपको एक्टिविटी ए करने में इतना टाइम लगा, जैसे ये एक्टिविटी था आपका, तो ए, ये बी, ये सी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये आपको सिर्फ ये बता देता है कि एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक्टिविटी बी को करने में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन ये आपको ये क्लियर नहीं करता है कि एक्टिविटी ए पहले होगा या फिर बी पहले होगा या फिर सी पहले होगा, और ए के बाद ही बी होगा या फिर ए, कैसे भी, मतलब इसके इंटर रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता है। तो इसको सुधार करने के लिए हम लोग फिर इसके लिए एक रिमेडी लगाते हैं। इसके रिमेडी में क्या होता है, हम लोग एक नया सा यूज करते हैं, बार चार्ट के जगह पे लिंक्ड बार चार्ट यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं हम लोग, लिंक्ड बार चार्ट। इसमें क्या होता है कि ये आपको एक वर्टिकल एरो से ही ये भी डिनोट किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे एक्टिविटी ये है, तो इसके बाद ये बता देता है कि ए खत्म होगा
तो ए के बाद आपका सी शुरू हो सकता है, ऐसा करके समथिंग। ठीक है, तो ए के बाद ही आपका सी शुरू होगा, या फिर ऐसे करके एक दूसरे एक्टिविटी के बीच में ये आपको रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग इसके तीसरे रेमेडी को, माने तीसरे इसके लिमिटेशंस को सोल्व करते हैं। फिर एक है, इसमें क्या करते हैं, ये टाइम अगर अनसर्टेनिटी रहता है हम लोग का, ठीक है, अगर हम लोग को जैसे R&D प्रोजेक्ट करते हैं रिसर्च वगैरह का, तो रिसर्च में तो हम लोग को फिक्स टाइम पता है नहीं कि हाँ कितना टाइम में ये कंप्लीट, माने ये जो हमारा प्रोजेक्ट है कितना टाइम में ये बन जाएगा, या फिर कोई नया काम हम लोग शुरू किए हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं है हम लोग उसके बारे में, तो उसके बारे में तो हम लोग को टाइम का पता रहता नहीं है। तो जब टाइम ही नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बार चार्ट है, बार चार्ट क्या करता है, एक्टिविटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, अब अपने को टाइम ही नहीं पता है, सिर्फ एक्टिविटी पता है, तो सिर्फ एक्टिविटी से हम ये ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर एक इसका ये भी लिमिटेशन होता है कि अगर हम लोग के पास टाइम का अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है, तो टाइम अगर अनसर्टेनिटी रहता है तो वहाँ पर आपको ये काम नहीं आएगा, ये बार चार्ट से आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक लास्ट है कि ये इसमें आप जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है ये भी हम लोग आगे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि एक्टिविटी तो बहुत सारा होता है, तो उसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटी होता है, मान लीजिए कि ये अगर क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो क्रिटिकल एक्टिविटी में अगर ये जैसे 5 वीक का टाइम ले रहा है, ठीक है, अगर क्रिटिकल एक्टिविटी में आपका एक सिंगल डेज का भी अगर चेंज होता है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन जो टाइम है, ड्यूरेशन, वो भी आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ हमेशा पहले प्रेफर करते हैं कि जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी है ये आपका चेंज ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग बार चार्ट में हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि कौन सा एक्टिविटी क्रिटिकल है, तो यहाँ पर से हम लोग इसमें कोई भी वो मतलब सुधार भी नहीं सकते हैं कि हाँ वो जैसे हम इसको चाहेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें लेट हो रहा है तो हम लोग चाहेंगे कि इसको क्रैशिंग कर दे, अपडेट कर दे, ताकि ये फिर से हमारा इसी टाइम में ख़त्म हो जाए, लेकिन ये हम नहीं कर पाते हैं। तो ये इतना 5 इसमें 4 इसमें लिमिटेशन आता है, 4-5। ठीक है, अब क्या है कि इन्हीं सब के बारे में फिर इसके बारे में हम लोग देखें इसके लिमिटेशन को। यहाँ से पहला लिमिटेशन हटाए थे तो हम लोग यूज किए थे लिंक्ड बार चार्ट। ठीक है, सॉरी, पहले हम लोग यूज किए थे माइलस्टोन चार्ट, फिर तीसरा हम लोग यूज किए थे लिंक्ड बार चार्ट, ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब जो आता है नया वो आता है नेटवर्क टेक्निक। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क टेक्निक है ये एक थोड़ा लंबा सा टॉपिक है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ से नेटवर्क टेक्निक से हम लोग कल देखेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें ये इम्पोर्टेंट था, इससे आपको ऑब्जेक्टिव आता है। कल अगर पॉसिबल होगा तो कल हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके बारे में आपको हम एक PDF बना करके दे देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग नेटवर्क टेक्निक का कल से पढ़ेंगे, और ये आप लोग को 6 से 7 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स। तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।